नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। और थर्ड ईयर फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास जो ऑनर्स में भी हैं। और हम बात कर रहे थे पूना समझौता की। अब आप पूना समझौता है क्या? देखिए, भारत की राजनीति गोलमेज सम्मेलन के बाद बहुत अजीब सी चल रही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हम गए, असफल हुए। असफल होने के हम जो मांग करना चाहते थे उसमें तो हम सब असफल हो गए, लेकिन जो वस्तु स्थिति थी, अंग्रेजों को यह आभास हो गया था कि सविनय विज्ञान आंदोलन में कितना बड़ा व्यापकता रूप लिया। हर परिवार हर मुद्दे पर सामने आया है। क्या किया जाए? विभाजन किया जाए। और विभाजन किस आधार पर किया जाए? ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लॉथेन समिति भी कहा जाता है, वो बनाई। और 16 अगस्त 1982 को एक कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक निर्णय ले लिया गया और उसके में दलितों को अल्पसंख्यक काउंट किया गया और पृथक निर्वाचन की दी गई। ये कहा गया कि वर्षों से पीड़ित हो रहे हैं। यद्यपि ये मांग अगर हम देखे जाएं तो पहले साइमन कमीशन के समक्ष जब भीमराव अंबेडकर जी प्रस्तुत आए थे तब भी उन्होंने की थी। और इसमें उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमानों के, सिखों और इस यूरोपीय की प्रत्येक संप्रदाय जो है मताधिकार के तहत ऐसी की ऐसी दलितों को भी की जाए। प्रत्येक विधानमंडल की मौजूद सीटों को दुगना कर दिया जाए और ये आंग्ल भारतीय ईसाइयों तथा उनको स्त्रियों को भी पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया जाए। सामान्य कलीसिया में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को निरस्त कर दिया गया था। ये बिल्कुल क्लियर था। सीटों के आरक्षण की को अवधारणा को बनाए रहता था। सभी 8 प्रांतों में वंचित वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण की अनुशंसा भी साइमन कमीशन में की गई थी। अब कांग्रेस का पक्ष इसमें था, क्योंकि कांग्रेस गांधी जी की लीडरशिप में लग रही थी, अतः वह ये मानने को तैयार नहीं थी कि अल्पसंख्यक मानने के कारण उनका विकास हो जाएगा। गांधी जी चाहते थे कि उनका वास्तव में जन कल्याण हो। गांधी की प्रक्रिया ये थी कि राष्ट्रीय एकता में इस प्रकार का कार्य जो है बड़ा नुकसानदायक साबित हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आधार के आधार पर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बढ़ चुके हैं और अब हम हिंदू में भी विभाजन की बात आ जाएगी। मानते थे वे कि अगर जो हरिजन शब्द उन्होंने ही दिया और पूरे राष्ट्र में वे घूमे, पुनः समझौता हुआ और पुनः समझे कि हम इस मूल्यांकन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। संयुक्त निर्वाचन वर्ग का हुआ, दलितों को के लिए उन्होंने बहुत अधिक पूरे भारत में भ्रमण भी किया और अनशन पे भी बैठे। और लगभग 1933 से 7 अगस्त नवंबर 1933 से लेकर और अगस्त 1934 तक उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से भ्रमण किया। लेकिन फिर भी ये उनका जो एक तरीके से अभियान था राष्ट्रवादी खेमे में परिवर्तित हो गया। पर उनका स्वयं का मानना था कि क्या इससे जो वर्ण का चला आ रहा है या बरसों से जो अस्पृश्यता की चली जा रही है या छुआछूत की चल रही है, हम सामाजिक कुरीतियां चाह रहे हैं, जन कल्याण चाह रहे हैं या राजनीतिक मंच चाह रहे हैं, इस बात को उन्होंने थोड़ा सा जरूर जोर दिया। और इसीलिए आंदोलन के दौरान उनको सामना भी बहुत करना पड़ा, प्रतिक्रियावादियों का सामना करना पड़ा, कट्टरवादियों का सामना करना पड़ा। बावजूद उसके भी वह पूरे भारत में भ्रमण करते रहे और 1934 के जो है उसमें मंदिर प्रवेश विधेयक को सरकार ने गिराया भी, लेकिन बावजूद फिर भी उन्होंने आम जनता को ये चुनौती स्वीकारने की दी। और कुछ हिंदू विचारकों ने पूना समझौते को हरिजन हिंदू के अल्पसंख्यक दिए जाने की अवधारणा को पूर्णतः खारिज भी किया। ये सब चीज़ें, इतना लंबा चौड़ा मामला चला कि 2 वर्ष तक गांधी जी पूना समझौता जो हुआ, पूना पैक्ट में दलितों के राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अवनयन को बढ़ा दिया गया और इस प्रकार ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था से लड़ने वाले दलितों के वास्तविक और स्वतंत्र नेतृत्व को एक प्रकार से मतलब प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी गांधी जी ने इस पर सोशल रिफॉर्म्स की बात की थी। और यहाँ पर एक मोड़ आता है कि गांधी और अंबेडकर में कुछ समानताएं थी, कुछ वैचारिक भिन्नता थी, उन दोनों का परिणय। तो पूना समझौता हमारे यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट माना गया, जिसका मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको, पिछले लीडर में वीडियो में मैंने आपको इस बारे में बताया भी था। अम्बेडकर समुदाय प्रभु सत्ता में निहित होती है और वे राज्य की सीमित विश्वास करते हैं। अम्बेडकर ये मानते थे
कि प्रभुसत्ता लोगों में निहित होती है और सीमित प्रभुसत्ता में वे विश्वास करते थे, जबकि गांधी जो है वे भी व्यक्तित्व और इच्छा को नष्ट करके लोकतंत्र में विश्वास करते थे। हिंसा और अहिंसा को लेकर गांधी और अम्बेडकर में थोड़ी सी भिन्नता थी। अम्बेडकर मानते थे कि कहीं ना कहीं पर हिंसा का समावेश हो जाता है और समुदाय दलितों के वंचितों के उत्थान के तरीके के माध्यम पर दोनों में थोड़ा सा अंतर विरोध सामने आने लगा था, क्योंकि वास्तव में अम्बेडकर ये चाहते थे कि हमको इसको कोई राजनीतिक मंच नहीं बनाना है, हमको इसको इस प्रकार का कोई वो नहीं करना। वास्तव में जो है वो हुए हैं और इसको कानूनी रूप देके, एक मौलिक अधिकार का रूप देके उसको ये कार्य करना है। और हम देखते हैं कि जब वो संविधान लागू हुआ तो उनके ये विचार जो है या ये दृष्टिकोण सामने भी आता है। तो अम्बेडकर की राजनीति में भारतीय भिन्नता और अखंडता के पहलू उजागर होते हैं, जबकि गांधी की राजनीति में अगर हम बात करें तो भारतीय एकता और अखंडता पर पहलू दूसरे तरीके से दर्शाता है। हिंद स्वराज्य से गांधी ने सिद्ध किया कि साम्राज्यवादी शासन से पूर्व एक भारत एक राष्ट्र था और वे अंग्रेज थे जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता को तोड़ा है। और इसलिए अम्बेडकर विचार था कि भारतीय एकता औपनिवेशिक राज्य द्वारा लागू ब्रिटिश व्यवस्था का उत्पाद है और यहाँ के आंतरिक परंपरावादी रूढ़िवादियों ने भारत को तोड़ा है। तो ये एक थोड़ा सा राजनीतिक और समझौता दृष्टिकोण था, लेकिन पूना समझौता हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हुआ। और देखिए, जब भारत एक तरफ तरीके से स्वतंत्रता का आगाज कर रहा है, संविधान आंदोलन परोस पर विश्व धरातल पर अधिनायकवाद और साम्यवाद के ऊपर चल रही है, ऐसे समय में ये पुनः समझौता किया गया और उसका मूल्यांकन ये रहा कि कहीं कहीं विषय पर अम्बेडकर और गांधी आमने सामने हुए और कई विषय पर हुआ और अम्बेडकर ने कांग्रेस भी छोड़ दी। और ये लेकिन फिर भी गांधी जी ने अपना नहीं किया और उसका आगा रूप हम देखते हैं कि 1945 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। धन्यवाद।